नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक है उसके 5th चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया को। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, हम इसमें दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका आपस में किस तरीके का संबंध है, कौन कौन सी बातों को लेकर विवाद है, कौन कौन सी सहमति है और वगैरह वगैरह। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए, और इस एक ही वीडियो में हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि पहले हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो स्थिति है वो क्या है। तो आप देखो, इसके अगर हम उत्तर की बात करें तो हिमालय पर्वत है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। अब देखो, अगर दक्षिण एशिया की हम चौहद्दी देखें, किसी भी चीज़ की अगर हम विशेषता जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन को देखना होता है, वो कहाँ पर स्थित है, उसकी चौहद्दी क्या है। तो ये है दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता। तो आप देख सकते हो, जो हिमालय है वो क्या करता है, एक तरफ से इसे प्रोटेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर है। महासागर क्या होता है, कोई भी सागर या महासागर वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छी भूमिका होती है उसकी। तो आप देखो, यहाँ पे क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर भी है। फिर अगर हम पूरब की बात करें तो वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और जो पश्चिम है वहाँ पे अरब सागर है। तो भौगोलिक जो इसकी स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फिर अगर हम बात करें कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप देखो कि इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि सबसे लास्ट में अभी तक का सबसे आखिरी देश यही है, जो कि 2008 में मतलब इसमें शामिल हुआ था 2008 में। और आप देख लो कि अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि चाइना भी तो दक्षिण एशिया का ही क्षेत्र है, तो उसको हम इसमें क्यों नहीं रखते। तो आप देखो कि चाइना का किसी भी देश के साथ, इसमें जो भी देश शामिल है वो बनता नहीं है, ठीक है। बहुत विवाद है चाइना को लेकर, इसलिए चाइना इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपके अगर एग्जाम में पूछते चाइना ऑप्शन दे दे तो वहां पे आपको नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि शामिल देशों की समस्या। क्योंकि आप देखो कि अगर हम और देशों की स्थिति, महादेशों की स्थिति को देखें तो आप यूरोप की देख लो या फिर अमेरिका की देख लो, उस तरफ क्या है ना कि लोगों में जो देश है उनमें मेल मिलाप है, अच्छा खासा फाउंडेशन होता है। वही मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था आसियान के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में। तो सब क्या है, एक सक्सेस है ना, सक्सेस संगठन है, बहुत ही वहाँ पे मेल मिलाप है आपस में। लेकिन ये जो एरिया है ना, इसमें जो देश शामिल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद है और बहुत ज़्यादा समस्याएं भी है। जैसे आप देखो कि संघर्षों वाला क्षेत्र है, सीमा विवाद है। यहाँ पे क्या है, सीमा विवाद है, कौन कौन से देश को लेकर, तो भारत पाकिस्तान को, ये तो सब जानते हैं। फिर भारत चाइना को लेकर है, और आपको पता होना चाहिए कि भारत चाइना को जो लेकर विवाद है वो लद्दाख वाले एरिया को लेकर विवाद है वहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को लेकर। वही भारत पाकिस्तान का तो कश्मीर वाला मुद्दा बहुत फेमस है। फिर है नदी जल विवाद, जो कि किसके बीच है, तो पाकिस्तान और बंगाल के बीच है नदी जल विवाद। वही विद्रोह संघर्ष है, जातीय संघर्ष, श्रीलंका में आपको पता होगा कि जातीय संघर्ष चलता है तमिलों के कारण। तो आगे हमारा यही सब टॉपिक है डिटेल में, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। फिर है संवेदनशील इलाका, मतलब आप देखो कि इस क्षेत्र में जो भी देश आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, और कब यहाँ की क्या स्थिति होगी, क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए ये इलाका जो है ना वो बहुत ही संवेदनशील है। फिर आप देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली। जैसे आप देखो कि भारत में क्या है, लोकतंत्र है, इसी तरीके के जो भी देश इसमें शामिल है वहाँ कैसी राजनीतिक प्रणाली है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो आप देखो, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखें तो यहाँ पे लोकतंत्र है और सैनिक तंत्र है, मतलब कभी यहाँ लोकतंत्र हो जाता है तो कभी सैनिक तंत्र आ जाता है। तो जैसे पाकिस्तान में वर्तमान में तो लोकतंत्र है, लेकिन इससे पहले एक बार सैनिक तंत्र आया हुआ है। ठीक उसी तरह क्या है, बांग्लादेश में भी आप देखो लोकतंत्र था, फिर सैनिक तंत्र आया, अब वापस से लोकतंत्र है। तो इस तरीके के यहाँ क्या होता है, हमेशा बदल अदल होते रहता है। फिर आप देखो भारत और श्रीलंका की, तो यहाँ पर लोकतंत्र है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जब से आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, और जो
हमारा श्रीलंका है उसको ठीक इसके एक साल बाद यानी 1948 में इसे आज़ादी मिली थी। और जब से आज़ादी मिली तब से वहाँ क्या है, लोकतंत्र ही कायम है। फिर आप देखो भारत और भूटान और नेपाल, तो यहाँ पे राजतंत्र है। हालांकि अभी नेपाल की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पे लोकतंत्र आ गया है, लेकिन क्या है यहाँ पे राजतंत्र ही बुक में आपके दिया हुआ है, तो एग्जाम में राजतंत्र ही लगाइएगा। फिर देखिए मालदीव, ये क्या है कि यहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ठीक है। तो ये आप देख लो कि यहाँ भले ही क्या है कि राजनैतिक प्रणाली अलग अलग है, लेकिन एक बार एक सर्वे कराया गया था, तो वहाँ पे अगर लोगों से राय ली गई थी कि आपको कैसी राजनैतिक प्रणाली ज़्यादा बेहतर लगती है, तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, सबकी पहली पसंद क्या थी, तो वो लोकतंत्र थी। मतलब आप देखो लोकतंत्र जनता की पहली पसंद थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन होता है, तो इसलिए जनता क्या करती है, इसे बहुत पसंद करती है। फिर आप देखो कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी न रहने का कारण, आप देखो पाकिस्तान का मैंने अभी आपको बताया कि कभी राजतंत्र होता है तो कभी लोकतंत्र हो जाता है, तो कभी सैनिक तंत्र। तो ऐसे में ये अस्थायी क्यों नहीं रह पा रहा है, हम इसके कारणों को देखते हैं। तो आप देखो पहला है कि वहाँ सेना, धर्म गुरुओं तथा भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है। वहाँ पे सेना का दबदबा है, वहाँ सेना क्या होती है, हमेशा बगावत कर देती है। फिर धर्म गुरु, वहाँ पे आप देखो कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो धर्म के लोग हो गए, ठीक है, उनको क्या किया जाता है कि उतनी रियायत नहीं दी जाती है, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, या किसी भी जाति के हो या धर्म के हो। तो ये क्या है ना कि वहाँ पे धर्म गुरुओं का बहुत ही ज़्यादा दबदबा है। फिर है भूस्वामी अभिजनों का दबदबा, वहाँ पे जो भूस्वामी हो जाते हैं उनका दबदबा रहता है। फिर दूसरा कारण यहाँ पे कि भारत की पाक के साथ तनातनी रहती है, मतलब भारत और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, स्टार्टिंग से ही बहुत ही खराब है। आप देखो जब पाकिस्तान अलग हुआ उसी वक्त क्या हुआ था कि पहला युद्ध हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, और अभी तक टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं। तो हमारे जो रिलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आप देखो कि किसी भी देश के साथ इतना गंदा रिलेशन नहीं है भारत का, सिवाय पाकिस्तान की। फिर आप देखो राजनीतिक दल भ्रष्ट है, वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। मतलब उनका ध्यान देश की विकास पर, जनता पर नहीं होता है, उनका सारा दिमाग आप देखो कि वो सिर्फ कश्मीर वाले मुद्दे पे होता है, आतंकवाद वाले मुद्दे पे होता है। तो ये क्या है ना कि वहाँ जो राजनीतिक दल है वो बहुत भ्रष्ट है, तो वो अच्छे से अपने देश को नहीं चला पा रही है। फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला, और पाकिस्तान को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थक की बात करें तो कहीं भी पाकिस्तान के समर्थन में कोई दूसरा देश नहीं आता है सामने। तो ये क्या है, यही सब कारण है कि वहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह पाता है। और जब भी देखो तो फिर है बांग्लादेश में लोकतंत्र। आप देखो लोकतंत्र के लिए क्या होता है, किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो उसी तरीके की अगर हम बांग्लादेश को देखें तो आप देखो कि इसके पीछे भी क्या है, बहुत लंबी कहानी है, जिसे आज स्वतंत्र देश बांग्लादेश कहा जाता है। एक समय वह पूर्वी पाकिस्तान था। आप देखो कि क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ऐसे 2 क्षेत्र आए थे जहाँ पर क्या है कि मुस्लिम जो थे वो बड़ी संख्या में थे। पहला तो था पंजाब का क्षेत्र और दूसरा था बंगाल का क्षेत्र। तो इन्हीं के एरिया को काट कर क्या किया गया था कि पाकिस्तान बनाया गया था। तो ऐसे में आप देखो कि एक तरफ एक होता है पूर्व की तरफ है और दूसरा पश्चिम की तरफ है। तो ऐसे में दोनों को एक साथ जोड़ना बहुत बड़ा काम था। वो क्या होता, देश का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता अगर एक साथ बनाया जाता। तो इसलिए क्या किया गया ना कि 2 पाकिस्तान बनाया गया था, एक था बांग्लादेश और दूसरा था जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी भी पाकिस्तान है। तो इस तरीके के क्या है 2 पाकिस्तान बने थे, पश्चिमी पाकिस्तान एंड पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बंगाल और असम के हिस्से को विभाजित करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, और जो असम का कुछ क्षेत्र है और बंगाल के कुछ क्षेत्र को काट कर और पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है
ये दबदबा दिखाता था और ज़बरदस्ती वहाँ पे उर्दू भाषा थोपने की कोशिश करता था। आप देखो कि यहाँ के जो लोग थे वो उर्दू भाषा उतना नहीं यूज़ करते थे। वो आप देखो बंगाल के हैं तो वो बंगाली यूज़ करते होंगे, जो है असम के वो असमिया जो लैंग्वेज है उसे यूज़ करते होंगे। तो ऐसे में क्या है कि जनता पर ज़बरदस्ती जबरन क्या किया गया था कि उर्दू भाषा को थोपा गया था। तो लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। अब आप जबरदस्ती किसी जनता के साथ करोगे तो जनता तो विरोध करेगी ही। तो जनता ने क्या किया, वहां पर विरोध स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ जन आंदोलन कर दिए। और ऐसे में क्या हुआ ना कि जो ये आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व आप देखो कि मुजीबुर रहमान ने किया था, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान ने इसका नेतृत्व किया था और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेषाधिकार की मांग की थी और उन्होंने ही मांग उठाई थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको विशेषाधिकार दिया जाए और उसको क्या हो कि पश्चिमी जो पाकिस्तान है वो जो दबदबा बना रहा है उससे इसको छुटकारा दिलाया जाए। तो आप देखो उन्होंने क्या किया था 1970 में शेख मुजीब, यही मुजीबुर रहमान को हम शेख मुजीब भी लिखते हैं। तो 1970 में ही इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जो था कि अवामी लीग नाम करके एक पार्टी थी और इसने ही पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत ली। मतलब ये क्या, एक पॉलिटिशियन थे और इन्होंने एक पार्टी बनाई, अवामी लीग करके पार्टी थी। और जब ये बात कर रही थी पूर्वी पाकिस्तान की विशेषाधिकार की, उसकी आज़ादी की, तो जनता ने भी क्या किया, इनका सपोर्ट किया और इनको सीटें पूरी जितवा दी। फिर क्या हुआ ना कि आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि शेख मुजीब की गिरफ्तारी कर ली गई थी। जब सीटें जीत गया ये, तो वहाँ पे जो पश्चिमी पाकिस्तान है उन्हें लगा कि अब क्या है, अब तो उनके हाथ से निकल जाएगा पूर्वी पाकिस्तान, इसलिए उन्होंने जो शेख मुजीब है उनकी गिरफ्तारी करवा ली। जो याहिया खान थी वो पश्चिमी पाकिस्तान के, आप देख लो जो अभी का पाकिस्तान है उसके वो नेता थे और उन्होंने सेना ने बंगाली जनता के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की। मतलब इनकी सेना क्या की थी कि बंगाल की जो जनता का आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने के लिए वहाँ से सेना भेज दी और हजारों लोग पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए थे। और ऐसे में आप देखो जब क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कब्जा करने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोग क्या किए, वहां से भारत की तरफ भाग आए, ठीक है, पलायन कर गए, भारत से शरण मांग लिए। और आप देखो कि इनकी संख्या जो थी वो बहुत बड़ी थी, लगभग 80 लाख शरणार्थी आए थे भारत। तो अब ऐसे में क्या हुआ था ना कि भारत सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी एक टॉपिक बन गई थी। उन्हें भी क्या करना था, इतनी बड़ी अगर लोग यहाँ पे आ जाए, जनसंख्या आ जाए, तो यहाँ का जो स्थिति था वो भी क्या हो रहा था कि मतलब उस वक्त सूट नहीं कर रहा था, वो डगमगा रहा था। तो ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी आज़ादी की मांग का समर्थन किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया भारत सरकार ने, और साथ ही उसको वित्तीय और सैनिक सहायता भी दी। फिर आप देखो कि इस कारण क्या हुआ ना, जब उसने हम लोगों ने क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान का जब सपोर्ट किया तो इसी बात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था, जो कि 1971 का युद्ध है। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि क्या है, इसी वक्त सोवियत संघ से मदद मांगी थी भारत ने और इसीलिए कहा गया था कि भारत क्या है, गुटनिरपेक्षता का ढोंग कर रहा है, जबकि वो सोवियत संघ से मिला हुआ है। तो वो यही कारण था। और आप देखो कि इस युद्ध में भारत की जीत भी हुई थी और तब जाकर जो हमारा बांग्लादेश है वो स्वतंत्र हो पाया था और स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया था। तो आप देखो कि इसकी जो स्वतंत्रता की कहानी है वो कितनी लंबी है। और आप देखो कि ये क्या है, कहीं ना कहीं सही भी, और ये हमें क्या करती है कि सीख देती है कि आप देखो जनता को आप कितनी भी कोशिश करो कि जनता आपके हिसाब से चले, लेकिन आप जनता पे क्या कर सकते हो, ज़बरदस्ती उतना ज़्यादा किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दे सकते हो। जनता क्या है, अपने हक के लिए किसी भी सिचुएशन में लड़ाई करती है और वो जीत भी जाती है। तो ये हमें सीख मिलती है यहाँ से। फिर आप देखो कि बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया तथा बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया। और आप देखो कि यहीं पे क्या है, बांग्लादेश की आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई कहानी। अब आप देखो जब यहाँ पे संविधान बनाया गया, शेख मुजीब जो सीटें जीते थे, उनकी सरकार बनी थी, तो उन्होंने क्या किया ना कि 1975 में संविधान संशोधन करके, आप देखो 70 में तो ये
ये जीते थे, मात्र 5 साल हुआ था और इन्होंने संविधान में संशोधन करके क्या कर दिया कि संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू कर दी। साथ ही अपने अलावा जो भी अदर पार्टियां थी सभी को समाप्त कर दिया। मतलब आप देखो यहाँ पे शेख मुजीब ने क्या किया कि अपनी पार्टी को छोड़कर अदर जितनी भी पार्टियां थी सभी को समाप्त कर दिया और अपनी पार्टी को क्या किया कि अध्यक्षात्मक प्रणाली वहाँ पे लागू कर दी। आप देखो कि कंडीशन उसी तरीके का हो गया जब क्या है कि वहाँ पे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें क्या है कि उन्होंने भी उसी तरीके से किया था कि सभी पार्टियों को हटा दिया था और अपनी एक पार्टी ही रखी थी। तो इसी तरीके का बांग्लादेश में भी हो रहा था। अब इससे भी क्या हुआ, तनाव बढ़ा और संघर्ष का माहौल बन गया। आप देखो कि तुरंत ही भाई ये आज़ाद हुआ है, 1971 में इसे आज़ादी मिली। 4 साल के बाद यहाँ पे क्या है कि दूसरी कंट्री के द्वारा नहीं लेकिन अपनी ही जो सरकार है उसी के द्वारा फिर यहाँ पे ज़बरदस्ती किया जा रहा था लोगों के साथ। तो फिर क्या कि सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। फिर वहाँ की जो सेना थी उसने क्या की कि इसके खिलाफ बगावत कर दी और शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए थे। फिर यहाँ पे सैनिक शासन आ गया। आप देखो कि पहले क्या था, लोकतंत्र था, फिर वहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा बना, फिर सैनिक शासन आ गया, फिर जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। फिर ये एक नए इंसान आ पाए, देखो इन्होंने क्या किया, नेशनल पार्टी बनाई थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और इनकी भी हत्या कर दी गई थी। फिर इनके बाद कौन आए, तो एनएम इरशाद आए और जनता ने क्या किया, और जो छात्र थे उन्होंने इनके खिलाफ भी आंदोलन कर दिए। मतलब जनता वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ का जो राजनीतिक प्रणाली भी था ना वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, देश के लिए काम नहीं कर पा रहा था। तो जनता क्या कर रही थी, बार बार खुश नहीं हो पाती थी, नाखुश होने की वजह से वो हमेशा सत्ता क्या करती थी, पलट देती थी। तो ऐसे में आप देखो कि फिर एनएम इरशाद को भी क्या करना पड़ा कि इस्तीफा देना पड़ा। 1990 में इन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया और 1991 के चुनाव के बाद यहाँ लोकतंत्र कायम है। फिर इसके बाद एटलीस्ट आप देखो कि 1971 में से आज़ादी मिली और 1991 में जा कर के वहाँ ठीक ढंग से लोकतंत्र क्या है कायम हो पाया और अभी तक क्या है ठीक ढंग से चल रहा है। तो ये है बांग्लादेश के पीछे की कहानी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर अब हम देखते हैं नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र। अब हम नेपाल की कहानी को पढ़ते हैं। आप देखो ये सारा स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारा चैप्टर क्या है, बस इन्हीं 7-8 जो देश है उन्हीं के आसपास घूम रहा है। तो हम अब नेपाल की बात करते हैं कि नेपाल एक हिंदू राज्य था। आपको पता होगा कि नेपाल क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत किसी खास धर्म का नहीं है, मतलब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी भी धर्म की तरफदारी नहीं करता है। कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। नेपाल में क्या है, बहुत सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। यहाँ की जनता, राजनीतिक पार्टियां उत्तरदायी शासन की मांग उठाती रही, लेकिन क्या है कि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था। और जनता को आप देखो कि राजतंत्र से बेहतर क्या लगता है, लोकतंत्र लगता है। तो जनता जो थी और जो राजनीतिक प्रणाली थी, वो राजनीतिक पार्टियां थी, वो क्या है कि हमेशा ही मांग उठाती थी किसकी, तो वो चाहती थी कि यहाँ पर भी लोकतंत्र आए। तो राजा क्या करती थी ना, अपनी सेना की सहायता से वो वहाँ पर नियंत्रण बना चुकी थी। मतलब सेना का काफ़ी वर्चस्व था, जो राजा की सेना था उसका, इसलिए वहाँ क्या जनता हर आंदोलन को आसानी से कुचल दे रही थी। फिर आप देखो जो लोकतंत्र के लिए बाधक थी, अब राजा की जो सेना थी वही क्या है लोकतंत्र के लिए बाधक थी। उस वक्त जनता ने लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किए, तो जनता ने क्या किया कि लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन कर दिया। राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान सभा की मान ली। अब जब राजा को लगा कि अब क्या है कि लोकतंत्र की मांग बहुत बढ़ रही है, उनके अस्तित्व को क्या है खतरा हो सकता है, तब जाकर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान सभा की मांग मान ली थी। और आप देखो कि इसी के दशक में नेपाल में क्या है एक हिंसक विचारधारा यानी जो माओवादी है वो अपना प्रभाव जमा चुके थे। अभी आप देखो तो माओवादी क्या है कि थोड़ा अलग ट्रैक पे चली गई है, वो आतंकवाद की तरह थोड़ा थोड़ा काम करने लगी है। लेकिन जब इसका गठन किया गया था तो इसका बस एक ही मकसद था कि नेपाल में राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र लाया जाए, लेकिन अब इसका ट्रैक चेंज हो गया है।
तो आप देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि ये विचारधारा भी 1990 के दशक में काफ़ी चरमोत्कर्ष पे थी। तो क्या हुआ, राजा ने, अब आप देखो नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र मतलब क्या है कि यहाँ पे राजा की सेना और माओवादी के बीच हिंसक झड़पें हुई। फिर क्या हुआ ना कि जो नेपाली सेना थी और जो माओवादी के जो लोग थे, उन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, हिंसक झड़पें हुई थी और 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। मतलब क्या है ना कि राजा, आप देखो कि बहुत क्या थे कि मतलब राजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी गद्दी छीन रही है। तो राजा ने क्या किया, जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे भी खत्म कर दिया संसद को भंग करके। फिर आप देखो कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 2006 में। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि राजा को इसके बाद बात माननी ही पड़ी और संसद को बहाल करना ही पड़ा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था। पहला क्या था, तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थे ट्रायंगल की एक तरफ, दूसरी तरफ जो 7 दलों का गठबंधन था वो था, और तीसरी तरफ माओवादी लोग थे। और तीनों मिलकर राजा पर क्या है, प्रेशर डाल रहे थे कि वहाँ पर लोकतंत्र लाया जाए, संसद को बहाल किया जाए। तो राजा के पास एटलीस्ट 2006 में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उनको क्या करना पड़ा, लोकतंत्र लाना ही पड़ा। तो ये थी नेपाल की कहानी लोकतंत्र। और आप देखो कि सभी जगह क्या है कि उसी तरीके का संघर्ष करना पड़ा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे क्या था, जातीय संघर्ष था। तो अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में कि ये कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में हुआ। इसका पुराना नाम आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वो है सिलोन। और आज़ादी के बाद यहाँ क्या है, सफल लोकतंत्र कायम है। और अगर हम इसके मूल निवासी की बात करें, मतलब जो जैसे भारत के क्या है, भारतीय हो गए, तो उसी तरीके के यहाँ के सिंघली लोग हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं। वहाँ पे वो बचपन से मतलब बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनके बीच जो समस्या है ना वो है जातीय संघर्ष की। मतलब क्या है कि भारत के जो तमिल लोग हैं उनके बीच और वहाँ के जो मूल निवासी यानी सिंघली लोग हैं इनके बीच ही विवाद है, और यही कारण है श्रीलंका के जातीय संघर्ष का। आप देखो कि यहाँ से क्या है ना, जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंका में जाकर बस गए। आप देखो अगर श्रीलंका की अगर आप पोजीशन को देखो तो वो तमिलनाडु के सटे हुए है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप देखो कि भारत के नक्शा में बीच में नारियल के सेब का एक देश है, वही है श्रीलंका। तो वो तमिलनाडु के तट से बहुत ही ज़्यादा निकट है, और इसलिए जो भारत के तमिल लोग हैं ना वो बहुत बड़ी संख्या में श्रीलंका में जाकर बस गए हैं। और अब क्या है ना कि वो वहाँ पर अलग देश की मांग कर रहे हैं। कौन, तो भारत के तमिल लोग। और इसी कारण वहाँ पे विरोध भी होता है, क्योंकि जो वहाँ के सिंघली लोग हैं ना उनका ये कहना है कि जो श्रीलंका क्या है वो सिर्फ उनका है और यहाँ तमिलों को कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। और इस कारण दोनों के बीच क्या है, हमेशा ही आप देखो कि विवाद, समस्या, जो हिंसक झड़पें हैं वो होती रहती है। वहीं क्या है कि यहाँ के जो तमिल लोग हैं वहाँ पे एक जो पार्टी है उसका गठन कर लिया, एक संगठन है, वो है लिट्टे। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो L फॉर लिबरेशन, T फॉर टाइगर्स, और जो दूसरा टी है उसका है तमिल, फिर इलम यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और इसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये कहाँ का संगठन है, तो आपको याद रखना है लिट्टे जो है वो श्रीलंका का एक संगठन है जो कि यहीं के तमिल लोगों ने बनाया है। और अब भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि श्रीलंका में बसे सैनिकों के हितों की रक्षा की जाए। मतलब जो भारत में कुछ तमिल बचे हुए हैं उनका भी हमेशा ही सरकार पे दबाव रहता है कि वो क्या करे कि श्रीलंका में बसे तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने भी क्या है, समय समय पर श्रीलंका सरकार से बातचीत के प्रयास भी किए हैं, ठीक है। फिर आप देखो भारत ने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी जो लिट्टे संघर्ष में फंस गई और 1989 में बिना लक्ष्य हासिल किए वापस आ गई। आप देखो क्या होता है ना कि यहाँ के जो लोग हैं तमिल वो हमेशा सरकार पे दबदबा बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या करना पड़ता है कि श्रीलंका की सरकार से बात करना पड़ता है। और इसलिए आप देखो कि एक बार क्या हुआ था 1987 में
श्रीलंका में एक सेना भेजी गई थी भारत के द्वारा, जो कि शांति सेना थी, मतलब हम बात करने के लिए सेना को भेजे थे। लेकिन क्या हुआ ना, उस वक्त वहाँ पे लिट्टे का संघर्ष चल रहा था और उसी संघर्ष में ये यहाँ पे फंस गए थे, यहाँ के जो सैनिक थे वो फंस गए थे और उनको क्या लगा ना, श्रीलंका को ये पसंद नहीं आया था और उन्हें ये लगा कि ये क्या है, अंदरूनी दखल अंदाजी कर रहा है भारत यहाँ पर, और इसलिए हमारे संबंध क्या है कि खराब भी हो गए थे। अब देखो फिर स्कैंडिनेवियाई जो देश है, नॉर्वे और आइसलैंड, उन्होंने ही हम दोनों के बीच वापस से समझौते कराए थे। फिर आप देखो कि यही सब जो मेन रीज़न है जिस कारण भारत ने और श्रीलंका के बीच क्या है, थोड़े बहुत विवाद आते हैं। हालांकि ऐसे हमारे संबंध क्या है, अच्छे हैं। श्रीलंका ने आर्थिक वृद्धि अच्छी की और श्रीलंका की अगर हम आर्थिक वृद्धि को देखें तो वो बहुत अच्छा है। आप देखो छोटा सा देश है, फिर भी उसकी अगर हम स्थिति को देखें, अर्थव्यवस्था को देखें तो वो बहुत ही अच्छा है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में प्रथम स्थान है। और वो क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण में विकासशील देशों में प्रथम स्थान किसका है, तो श्रीलंका का ही है। तो आप देखो कि वो क्या है, अपने देश का संचालन बहुत अच्छे से कर रही है वहाँ की सरकार। अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण भी श्रीलंका ने ही किया है। तो इस कारण आप देख सकते हो कि श्रीलंका की स्थिति क्या है, वो बेहतर है। फिर हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष की। मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, अभी तक टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं। जो पहला युद्ध है वो आज़ादी के वक्त ही हुआ था 1947 से 48 के बीच। जो मुद्दा क्या था, तो वो कश्मीर का मुद्दा था। और दूसरा जो युद्ध है वो 65 में हुआ, पाकिस्तानी आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये जो भी आप देखो युद्ध भारत को क्या, अगर अभी हम भारत के युद्ध को देखें तो टोटल भारत के 5 युद्ध हुए हैं अभी तक, जिसमें से 4 तो पाकिस्तान के साथ हुआ और 1 चाइना के साथ हुआ है। और आप देखो कि पांचों ही युद्ध में एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें क्या है, पहल भारत ने की है। हम हमेशा युद्ध तभी करते हैं कब, जब बचने की स्थिति होती है। मतलब हम क्या कहते हैं ना कि अपने बचाव में युद्ध करते हैं, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते। आप देखो कि जो भी यहाँ पे युद्ध हुए ना, सभी में पाकिस्तानी आक्रमण ही हुआ है। अगर तीसरे युद्ध की बात करें तो ये बांग्लादेश वाला टॉपिक है और ये 1971 में हुआ था। और जो चौथा युद्ध है वो कब हुआ था, तो वो 1999 में हुआ था, जो कि कारगिल संघर्ष के कारण ये युद्ध हुआ था। और ये लास्ट वाला जो है ना, इसके बारे में आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो कारगिल युद्ध के बारे में क्या है, आपको डिटेल में पढ़ लेना होगा। हालांकि हम अगर नेक्स्ट बुक आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें क्या है ना कि चैप्टर सब उसका जो टॉपिक है वो यही है, बस वो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में है। तो जब आप वो पढ़ोगे ना तो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा चैप्टर एंड दोनों बुक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है यहाँ पे। इसलिए अगर आपको आगे वाला समझना है चैप्टर, तो पहले आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। फिर अब देखो भारत पाकिस्तान में 4 युद्ध हुए, लेकिन अभी भी कश्मीर मुद्दा अनसुलझा है। मतलब क्या है कि युद्ध को देखें तो टोटल 4 युद्ध तो हो चुके हैं, लेकिन जो कश्मीर वाला मुद्दा है वो अभी भी अनसुलझा है। भारत पाकिस्तान की तनातनी अभी भी जारी है और क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो अभी तक खराब ही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें तो 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पे, तो पोखरण में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और आप देखो कि इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया था चगाई की पहाड़ियों पे। और यही वजह है ना कि जो 1999 का युद्ध था, कारगिल युद्ध, इसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, खींचा था, क्योंकि दोनों ही देशों ने तुरंत ही अपना परमाणु परीक्षण किया था। इसलिए सभी देश को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए, परमाणु युद्ध नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये रीज़न था। फिर अब हम बात करते हैं भारत सरकार का आरोप, भारत और पाकिस्तान सरकार का आरोप। मतलब आप देखो कि हमारा रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हमेशा ही क्या होता है ना कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है। तो जो पाकिस्तान का आरोप है, आप अगर इसे देखो तो भारत क्या है, अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़काता है। ये किसका कहना है, तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत हमेशा अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा जो सिंध का मुद्दा है और जो बलूचिस्तान का मुद्दा है उसको भड़काता है। तो ये खैर उसका आरोप है। फिर अगर हम भारत की बात करें
तो इधर से ये आरोप लगता है कि हिंसा की रणनीति जारी रखना, मतलब पाकिस्तान के, आप देखो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा समझौते भी हुए हैं। आप देखो ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, ठीक है, सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता जो है, तो बहुत सारा समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका, और ये हमेशा ही हिंसा की रणनीति है वो जारी ही रखता है पाकिस्तान। कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, ये तो कुछ बताने की बात ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी देख रहे हो, दिन रात न्यूज़ में यही आता है। तो क्या है कि कश्मीर में जो आतंकवाद है इसको फैलाने में बहुत बड़ा हाथ होता है पाकिस्तान का, और साथ ही आतंकवाद को ये बढ़ावा देता है, धन देता है, हथियार देता है, और इन सब के बावजूद प्रशिक्षण भी देता है। फिर आप देखो जो खालिस्तान समर्थकों को मदद करता है, देखो ये मैंने अभी आपको बताया कि नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वाले जो बुक है हमारा, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगा। इसमें क्या है ना कि पंजाब का जो कुछ क्षेत्र है वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान वाला मुद्दा यही है। तो इसको बढ़ाने में क्या होता है ना कि पाकिस्तान हमेशा ही आगे रहा है। अब आप, मैंने अभी यही बात की कि 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल बंटवारा, और ये विश्व बैंक ने कराया था, जो क्या है आज तक कायम है। और जो पाकिस्तान में पानी जाता है सिंधु नदी का, वो क्या है कि भारत, अगर मतलब इसी पे ये समझौता हुआ था कि भारत क्या है इसको रोकेगा नहीं, और वहाँ पे जो पानी सप्लाई होता है वो भारत की ही देन है। अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान क्या है, प्यासा मर जाएगा। तो ये लेकिन हालांकि ये जो संधि है ना वो अभी तक जारी है, और भारत ने क्या किया है, कोई भी अगर विवाद भी होता है लेकिन हमने आज तक पानी रोकने का ट्राई नहीं किया है। तो ये बात है। चलो अब हम एक एक करके ना क्या करेंगे कि सभी जो देश है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी देश है, सभी के बीच भारत के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कौन सी बातों को लेकर हमारे बीच सहमति है और कौन सी बातों को लेकर विवाद है, वो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में, इनके संबंध कैसे है। तो अगर हम सहमति को देखें तो आर्थिक संबंध क्या है, मजबूत हुए हैं, हमारे आर्थिक संबंध अच्छे हैं। बांग्लादेश भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा बना, और भारत ने एक नीति चलाई थी पूरब चलो की नीति, उसका हिस्सा बांग्लादेश बना। आपदा प्रबंधन का और पर्यावरण, जो आपदा प्रबंधन वाले कार्यक्रम होते हैं, पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उन सभी में बांग्लादेश क्या करता है, भारत का साथ देता है। वहीं अगर हम मतभेद को देखें तो विवाद जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल हिस्सेदारी को लेकर है, मतलब जो गंगा का पानी और ब्रह्मपुत्र का पानी है, इनकी हिस्सेदारी को लेकर हमारे बीच थोड़े मतभेद हैं। फिर भारत में अवैध अप्रवास, आप देखो मैंने आपको बताया कि लाखों बांग्लादेशी यानी 80 लाख शरणार्थी आए थे जो 1971 में, तो आप देखो वो शरण लेने के लिए आए थे, है ना। तो ऐसे में उनको, जब उनको देश को आज़ादी दिला दी भारत ने, तो उनको क्या करना था कि जो बांग्लादेश है वहाँ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन वो भारत में रह गए। और आप देखो कि वो रहे, ये बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन आप देखो कि भारत की जनसंख्या पहले ही बहुत बड़ी है, और यहाँ के लोग वो जो रहेंगे, जो ज़मीन का यूज़ करेंगे, अगर वो चले जाते तो ये यूज़ क्या है, भारतीय जो लोग हैं वो करते। तो इस कारण क्या होता है ना, ये मुद्दा बन जाता है कि जब हमने मदद किया तो आप क्या करो, जब आप शरण के रूप में आए थे यहाँ, शरणार्थी के रूप में, तो फिर आपको वापस भी जाना चाहिए था। तो यही बातों को लेकर मतभेद है। भारत विरोधी कट्टर इस्लामी जमातों का समर्थन, और बांग्लादेश क्या करता है ना कि भारत का जो विरोधी है कट्टर इस्लामी जमात, उसका समर्थन करता है बांग्लादेश। तो इस बातों को लेकर विवाद है। भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना, और ये भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात भी नहीं करता। जबकि आप देखो जब इसकी आज़ादी की बात हुई तो भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान से भी युद्ध कर लिया, सोवियत संघ से मदद मांगी, तब जाकर क्या है कि इसको आज़ादी दिलाई। लेकिन ये क्या कर रहा है कि इस कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर क्या है हमारे बीच मतभेद है। तो ये था बांग्लादेश की कहानी। अब हम देखते हैं नेपाल के संबंध को कि इनका रिलेशन हमारे साथ कैसा है। तो दोनों के संबंध क्या है, मधुर है। अगर दोनों के रिलेशन को देखें तो वो अच्छा है। बिना वीजा पासपोर्ट के आने जाने की संधि, और जो पाकिस्तान एक ऐसा ही पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ क्या है कि बिना वीजा पासपोर्ट के आप आ जा सकते हो, फिर काम कर सकते हो। ये सभी क्या है हमारे बीच संधियाँ हो चुकी है, ठीक है। फिर व्यापार और वैज्ञानिक सहयोग क्या है कि व्यापार के में क्या होता है, मदद करता है।
फिर वैज्ञानिक सहयोग भी देता है भारत नेपाल को। भारत नेपाल के कई योजनाओं में मदद करता है। और क्या कि हम नेपाल की मदद करते हैं बहुत सारी योजनाओं में, लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ मतभेद वाले मुद्दे हैं। जैसे नेपाल को क्या है कि अतीत में व्यापार को लेकर मनमुटाव, अतीत में व्यापार को लेकर हमारे बीच क्या हुआ था, कुछ बातें हो गई थी, लेकिन जिसका मनमुटाव क्या है अभी भी जारी है। फिर क्या है कि चीन से नेपाल की दोस्ती, देखो ये सभी जानते हैं कि चीन का और भारत का रिलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ऐसे में नेपाल क्या करता है कि चाइना से दोस्ती निभाता है, इसके बावजूद कि वो भारत का मित्र है, फिर भी वो चाइना से दोस्ती निभा रहा है और इसी कारण हमारे बीच मतभेद हो जाते हैं। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है, और अगर नेपाल में कोई ऐसा काम हो गया जो भारत के विरोधी कर रहे हैं, ठीक है, विरोधी तत्व हैं, फिर भी नेपाल जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्यवाही नहीं करती है। तो ये सब एक मुद्दा बन जाता है। नेपाल क्या सोचता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है। जब भारत चाइना के लिए नेपाल को रोकता है ना, तो नेपाल का यही कहना होता है कि भारत क्या कर रहा है, उनके आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, नदी जल पनबिजली पर आग गराए है, ऐसा नेपाल को लगता है। और नेपाल को क्या लगता है कि भारत उनके जो नदी जल जो है या फिर जो पनबिजली है उस पर आग गराए है, मतलब उसको अपने अंडर में लेना चाहता है, ये ऐसा नेपाल को लगता है। जबकि आप देखो, अगर हमें ऐसा करना होता तो हम उसको व्यापार से मदद नहीं करते, वैज्ञानिक सहयोग नहीं देते, ना ही क्या है कई योजनाओं में मदद करते, लेकिन फिर भी क्या है नेपाल को ऐसा लगता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के संबंध, ठीक है, इनके बीच भी क्या है, कुछ विवाद है तो कुछ सहमति है। जैसे सहमति को पहले हम देखते हैं कि मुफ्त व्यापार समझौता है। मुफ्त व्यापार मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या होता है, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के, तो वो होता है मुफ्त व्यापार। फिर है मित्रता की संधियाँ। श्रीलंका में सुनामी के दौरान मदद, अगर श्रीलंका में एक बार सुनामी आई थी, आपको पता होगा, तो ऐसे में सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत ही था, ठीक है। तो इस कारण हमारे बीच सहमति, रिलेशन अच्छे हैं। फिर आप देखो कि जब भारत ने अपनी सेना भेजी थी श्रीलंका में, हालांकि उनको क्या है कि उनको गलत लगा था कि इसके पीछे हमारा इंटेंशन कुछ और है, लेकिन हमने तो शांति सेना भेजी थी। और जब श्रीलंका सरकार ने ये बात कही तो हमने तुरंत ही अपनी सेना को वापस भी बुला लिया था। तो इस बात को लेकर भी क्या है, हमारे बीच सहमति है। और अगर आप मुद्दे की मतलब विवाद की बात करो तो ये वहाँ पे भी वही मुद्दा बनता है कि क्या है कि अंदरूनी दखलंदाजी, ठीक है, तमिल लोगों का मुद्दा, तमिल द्वारा अलग देश की मांग, लिट्टे का संघर्ष और 1987 की सेना भेजना। मतलब सेना भेजना आप विवाद में लिख सकते हो और सेना वापस बुलाना सहमति में लिख सकते हो। फिर तमिल वाला मुद्दा मैंने डिटेल में आपको बता दिया। लिट्टे का जो संघर्ष है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। अंदरूनी दखलंदाजी भी बता दी। तो ये सब क्या है, कुछ मुद्दे हैं विवाद के तो कुछ सहमति के। ये है श्रीलंका के साथ संबंध। अब हम बात करते हैं भारत और भूटान के संबंध। तो आप देखो यहाँ पे विवाद वाले एक भी मुद्दे हैं ही नहीं, बस क्या है हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो बस सहमति है। देखो यहाँ पे कि भारत और भूटान के संबंध बहुत मधुर हैं। भूटान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी तत्वों में नहीं होने दिया। मतलब आप देखो कि जिस तरीके से नेपाल क्या करता है, मदद करता है भारत विरोधी तत्वों को, वहीं पाकिस्तान करता है, श्रीलंका नहीं बांग्लादेश करता है। लेकिन अगर भूटान की बात करें तो इसने आज तक अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों के लिए नहीं होने दिया। भारत भूटान की पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद करता है, और जो वहाँ की पनबिजली प्रोजेक्ट है उसमें कौन मदद करता है, तो भारत। और आप देखो इस देश में, आप देखो कि जो भूटान है ना वो बहुत छोटा देश और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत कम पड़ जाती है उस देश को चलाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो छोटे देश हैं उनको सभी देश मदद करते हैं। तो ऐसे में जो इनको अनुदान दिया जाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अनुदान देने वाला देश भारत ही है, ठीक है, जो इसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है। तो ये भूटान के साथ हमारे संबंध थे। और आप देखो मालदीव के साथ संबंध।
कि 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। 88 में आप देखो कि श्रीलंका से कुछ भाड़े के सैनिक आते, वो गुंडे टाइप, इसको आप देख सकते हो, भाड़े के सैनिक थे। इन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया। तो मालदीव ने क्या किया, भारत से मदद मांगी और भारत ने तुरंत ही मदद कर दी और अब उसकी सेना के लिए उसकी रक्षा के लिए सेना भेज दी। ठीक है, तो भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योगों में भी मदद की। और साथ ही देखो मालदीव का अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है और ये यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं। तो ये क्या है, एक पर्यटक स्थल बन जाता है और इसके विकास के लिए भारत क्या है, हमेशा मदद करता है। साथ ही यहाँ पे जो मत्स्य उद्योग है इसमें भी भारत की जो क्या है मदद है वो हमेशा ही रहती है। फिर हम बात करते हैं कि एक जो हमारे बीच संगठन है सार्क क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। और आप देखो कि हमने इसी तरीके से संगठन के बारे में आपको बताया था, आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, उसी तरीके का ये भी क्या है, एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। और ये ऑब्जेक्टिव में पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। और सार्क की अगर हम फुल फॉर्म को देखें तो SAARC, इस तरीके से सार्क को लिखा जाता है। तो इसका हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में हम दक्षेस कहते हैं, यानी दक्षिण एशिया के जो देश हो गए वो दक्षेस में आते हैं। और इसके सदस्य देश वही हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। और 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। ठीक है, लेकिन अब आप देखो कि ये क्या है, संगठन तो ठीक आसियान और यूरोपीय संघ के तरीके का है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि आसियान एक सफल संगठन है, यूरोपीय संघ बहुत बेहतर संगठन है, लेकिन आप देखो कि सार्क है ना असफल रहा है, मतलब ये सफल संगठन नहीं है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है कि इनके सदस्यों के बीच आपसी विवाद है। इनके जो सदस्य है ना उनके बीच हमेशा से ही आपसी विवाद रहा है। यह देश आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें एकता नहीं है। आपसी विवाद को बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि आसियान में कोई भी मुद्दा हो जाता है, कोई भी टॉपिक होती है, तो सभी देश बातचीत से ही सुलझा देते हैं, वहाँ पे हथियार जल्दी नहीं उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे बात से भी सुलझाया जा सके, उस वैसे मुद्दे पे भी यहाँ पे हथियार से ही युद्ध हो जाता है। तो यही क्या है कि यहाँ की कमजोरी है, जो कि कोई भी संगठन को काम करने में क्या है, रुकावट पैदा करती है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा साफ्टा। इसके बारे में भी पूछा जाता है आपकी क्वेश्चन में कि साफ्टा क्या है। तो आप देखो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र समझौता, यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था। और ये आप देखो इसका जो ईयर है ना, ये आपको याद करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप देखो कि इसमें गैपिंग है किस तरीके से। 2002 में इसे लाया गया, फिर 2004 में, यानी एक साल गैप करके 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और 2006 में इसे लागू किया गया। तो ये याद करने में तो आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। फिर आप देखो अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो आपसी व्यापार में लगने वाले शुल्क जो है होते हैं, जो सीमा शुल्क होता है, वो 2007 तक कम कर दिया जाए। मतलब इसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो इसके देश है, जैसे आप देखो ये जो 8 देश आते हैं दक्षिण एशिया में, ये आपस में फ्री ट्रेड कर सकेंगे और जो भी सीमा शुल्क लगता है उसको 2007 तक क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इससे आप देखो अगर टैक्स नहीं देना पड़ता एक्स्ट्रा, तो कोई भी देशों का क्या होता है, पैसा बचता है और वो पैसा देश के विकास में लगेगा। तो इस कारण इसका संगठन किया गया था, लेकिन ये जो गठन किया गया था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं ना, उनको ये लगता है कि भारत साफ्टा की आड़ में उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है। क्योंकि आप देखो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। तो इस तरीके से जो छोटे देश है ना, उनको ये लगता है कि ये जो भारत है वो क्या करेगा कि उनके जो बाजारों में सेंध मार लेगा, मतलब उनकी जगहों को भारत ले लेगा। इस कारण वो क्या करते हैं, साफ्टा की बातों को नहीं मानते हैं। वहीं भारत क्या सोचता है कि साफ्टा से हर देश का फायदा होगा, मतलब हमारा ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन बाकी देशों को ऐसा ही लगता है।
मुफ्त व्यापार से राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा, और मुफ्त व्यापार अगर हमारे बीच होगा तो राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा। हो सकता है आप देखो, अगर व्यापार में हमारे रिलेशन अच्छे रहें तो कल को क्या होगा कि हमारे जो राजनीतिक जो प्रभाव है वो भी अच्छे हो सकते हैं। हमारे देश की क्या है, जो समस्याएं हैं, विवाद है, उसको अच्छे से सुलझाया जा सकता है। ये सोच के भारत साफ्ता को बढ़ावा देता है, लेकिन बाकी देशों को ऐसा नहीं लगता है। खैर, भारत यहाँ पे खैर होगा, ठीक है, फिर लिखा गया है, क्योंकि भारत का पहले से ही भूटान, श्रीलंका, नेपाल से 2 पक्षीय समझौता हो चुका है। आप देखो, जो भी देश ऐसे हैं दक्षिण एशिया के जिनका भारत के साथ रिलेशन अच्छा है, उनके साथ तो हमारा पहले से ही क्या है कि 2 पक्षीय समझौता हो चुका है। अब किसके साथ नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, तो इनके साथ रिलेशन भी तो हमारा अच्छा नहीं है। तो इसलिए उतना फर्क भारत को नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होगा जो छोटे देश है। भारत के साथ तो क्या है, आप देखो, अगर हमने पढ़ा था आसियान के जो देश हो गए, उनके साथ भी हमारा अच्छा खासा समझौता हुआ है, मुफ्त व्यापार होता है। तो इस तरीके से भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी देशों को हो सकता है। तो ये लास्ट टॉपिक है, हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट कर देना। इसी तरह घर पे रह के पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।